हेलो एवरीवन, वेलकम टू MAFSC यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं JMI, AMU, BLLB लॉ एंट्रेंस के टॉपर्स। आपको बताते चलें कि इस बार MAFSC 3.0 बैच 2022 का जो सिलेक्शन रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह 25+ सिलेक्शंस हैं और अभी भी एडमिशन्स जारी हैं। इसी के साथ साथ जब MAFSC 1.0 से लेकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोटल 150+ से ज़्यादा डिफरेंट लॉ यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शंस हो चुके हैं। जैसे कि आप सबकी क्वेरीज़ आ रही थी, कई सारे सवालात थे। इन सारी क्वेरीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MAFSC 3.0 बैच के टॉपर्स। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम अहमद शाह हुसैन है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया रैंक 1 BLLB में लाया। अच्छा, माशाल्लाह। और आपने इसके अलावा कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया? जी बिल्कुल, मैंने JMI का BLLB एंट्रेंस टेस्ट दिया था जी। और BA पॉलिटिकल साइंस का भी मैंने एंट्रेंस दिया था। इनफैक्ट मैंने महाराष्ट्र का जो MH सेट एग्ज़ाम होता है उसका भी मैंने फॉर्म फिल करा था, लेकिन वो मैंने अटैम्प्ट नहीं करा था, बट स्टिल मैं सोच रहा था उस एग्ज़ाम को। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रैंक अच्छी आई है। आप अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम अहद शाहिद है और मैंने दिस ईयर जामिया लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रैंक सेकंड आई थी। जी, माशाल्लाह। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने CUET दिया था और AMU का फॉर्म भरा था बट एंट्रेंस नहीं दिया था। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है आपसे, ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस रहते हैं ये कि हम जो अपनी तैयारी है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उसका जो फर्स्ट स्टेप है या हम जो तैयारी है अपनी किस तरीके से स्टार्ट करें। और जो दूसरा इसी सवाल के अंदर मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी रैंक अच्छी आई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने शुरू से अपनी स्ट्रेटजी क्या रखी प्रिपरेशन के लिए, ये थोड़ा बताइए। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमें उसका सिलेबस क्या है और पहले तो सिलेबस ही देखना चाहिए। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद हमें सोर्सेस ढूंढने चाहिए कि क्या सोर्सेस हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस ढूंढने चाहिए। फिर उसके बाद बुक्स पे आना चाहिए कि बुक्स क्या क्या ज़रूरी है। मैंने भी यही किया, पहले सिलेबस अच्छे से देखा और सिलेबस पे आप टाइम दीजिए क्योंकि आपको 6-7 महीने वही पढ़ना है, तो इसलिए सिलेबस को अच्छे से देखिए, एनालाइज़ करिए एंड PYQ से भी थोड़ा पहले आइडिया ले लीजिए आप कि कैसा पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। फिर उसके बाद अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स के लिए मेरी जो स्ट्रेटजी थी कि लोग आजकल प्रेफर करते हैं कि एक कोई गाइड ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, लेकिन मैंने हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक लिया था। तो ये मेरा था कि उससे ये होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ रहे होते हैं, आपका दिमाग इधर उधर नहीं होता है। तो मैंने हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक लिया। तो मैं बुक के नाम मेंशन कर दूं? जी कर सकते हैं। तो लीगल के लिए मैंने लिया था AP भारद्वाज पब्लिकेशन, पियर्सन पब्लिकेशन की बुक थी। एंड GS के लिए लूसेंट लिया था और इंग्लिश के लिए एक SP बख्शी की बुक आती है एंड वर्ड पावर मेड ईजी भी ले सकते हैं आप। और जो मुझे लगता है कि मेन पोर्शन है, जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो करंट अफेयर होता है जामिया के लिए। तो उसके लिए आप एक ऐसा ऑथेंटिक सोर्स डिसाइड करिए और उसी पे आप 6-7 महीने तक स्टिक रहिए। आपको ये नहीं करना है कि 3 महीने मैंने यहाँ से करंट किया, 4 महीने यहाँ से किया। एक सोर्स लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसी पे आप स्टिक रहिए, क्योंकि लास्ट में आप अपनी जो रिवीजन है और सारा आपका आप वहीं पे रिलाई करेंगे, आपके नोट्स अपने वो ज़रूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि टॉपर की स्ट्रेटजी यही थी अगर जी देखा जाए तो। आपने मतलब क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है या क्वेश्चंस होते हैं, माइंड में थोड़ा डाउट होता है कि क्या टॉपर्स कुछ अलग ही करते हैं या कुछ स्पेशल करते हैं। जी। तो मतलब ये होता है ना इसके कि बारे में बताइए। आपके अंदर क्यों आपको जामिया आना है, सबसे ज़रूरी ये है आपके अंदर वो क्यों होना चाहिए। आपका ये डिज़ायर नहीं, आपके अंदर ज़रूरत होनी चाहिए आपकी, मुझे जामिया आना ही आना है, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन यही होता है। तो मेरा यही था कि मुझे आना ही आना है और इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी हो मैं करूँगा। हमारा यही सेम सवाल अहमद शाह हुसैन से भी है। तो बताइए इसी सवाल के बारे में मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि टॉपर की स्ट्रेटजी क्या रहती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि वो किस तरीके से अपनी उनका कुछ अलग ही स्पेशल क्या कोई टेक्निक रहता है या उनकी जो शुरू से लेके एंडिंग तक जो पूरा जो प्रिपरेशन का जर्नी रहता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जो ये सवाल करते हैं कि टॉपर्स कुछ अलग करते हैं, एक्चुअली में वो कुछ अलग नहीं करते। वो बेसिकली हर चीज़ को सीरियसली करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। कुछ स्पेशल नहीं होता है कि अगर मैं ये बुक पढ़ लूँगा तो मैं टॉप कर जाऊँगा या मैं ये PDFs कर लूँगा, ये क्वेश्चंस कर लूँगा तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप पे कोई भी स्टडी मटेरियल हो, कोई भी बुक हो, अगर आप उस बुक को लेके सीरियसली पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं,
तो फिर इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल चांसेस अच्छे खासे हैं। तो आप ये थोड़ा बताएंगे कि आपकी शुरू से मतलब क्या स्ट्रेटजी थी MFSC के एंट्रेंस से भी पहले, और फिर उसके बाद में आपने किस तरीके से अपनी जो पूरा रूटीन था आपका प्रिपरेशन करने का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। पहली बात तो जैसे अहद भाई ने कहा कि सिलेबस आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है कि और क्या नहीं रेलेवेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्या रेलेवेंट है, और वो पता लगता है थ्रू सिलेबस। या तो आप देखिए एंट्रेंस का सिलेबस हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करें, उसमें देखें किस तरीके से किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज रख रहा है। अब जैसे मैं तब AMU का एग्ज़ाम दिया तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके ये देखा कि इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंग्लिश पे मुझे कमांड बनाना होगा, जिससे मैं अगर अच्छे नंबर या कट ऑफ से ऊपर जाना चाहता हूँ तो मुझे इंग्लिश पे काम करना होगा। और जैसे जामिया के लिए मैं कहूँ करंट अफेयर्स है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो ये एनालाइज करेंगे पेपर, तभी आपको पता चलेगा। कुछ पॉइंट आपको फिर उससे ही पता चलता है कि हाँ आपको क्या कैसे क्या पढ़ना है जी। और बुक्स का भी यही कहूँगा मैं, जैसे मैं भी स्पेसिफिकली मैं भी बुक्स खरीदी थी। जैसे पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत को रेफ़र करा था, और इंग्लिश के लिए SP बख्शी हो गया, और ऑनलाइन PDFs को देखना, ऑनलाइन कंटेंट से पढ़ाई करना, ये सब है। और GK के लिए लूसेंट। तो स्पेसिफ़िक बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ आती हैं अच्छी बुक्स, जैसे यूनिवर्सल हो गई, SS गाइड हो गई, ये ऑल इन वन बुक्स होती हैं जिसमें आपको एक ही बुक में सारे कंटेंट मिल जाता है हर सब्जेक्ट के कोर्स पे, तो वो भी अच्छी प्रेफरेंस है जी। तो हमारा जो अगला सवाल है वो काफ़ी ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, और मैंने इसीलिए पिकअप किया ताकि इस चीज़ को डिस्कस किया जा सके। जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे जो हमारी कोचिंग है लॉ एंट्रेंस जो करवाती है मौलाना आज़ाद फ्री एजुकेशन सेंटर, ये कहना है कि जो MFSC है या इस तरीके के मॉडल पे जो भी एंट्रेंसेस होते हैं उसमें क्रीम बच्चों को ले लिया जाता है, फिर उनकी जो है कोचिंग की जाती है, यानी उनकी जो है एंट्रेंस प्रिपरेशन कराई जाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका MFSC से पहले किस तरीके से प्रिपरेशन, क्या वही था सेम, या फिर आपके प्रिपरेशन में थोड़ा बदलाव आया है MFSC में? इस पर ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो ये बात हुई कि वो अच्छे बच्चों को ले रहे हैं जो पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं, वो बात बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं ड्रॉपर था, मैंने AMU का एक बार अटेम्प्ट करा था पेपर, बट मैं उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर कर पाया था। फिर मैंने अगले साल दिया और इंशाल्लाह रैंक 1 है। लेकिन तब पहली बार दिया था तो मेरा वेटिंग लिस्ट में 300 समथिंग नंबर आया था, जो बहुत कम होता है। तो इससे आप कोई आइडिया मत लगाइए कि वो क्रीमी बच्चों को लिया जा रहा है, या जो बच्चे पहले से पढ़ के बैठे हैं वो बच्चे का खुद का पोटेंशियल है, जिसे हमारे माफिक के जो टीचर्स हैं, जो टीचिंग स्टाफ है, वो उसे हार्नेस करता है और उसे यूज़ करता है कि वो एंट्रेंस में उसका रिज़ल्ट दिखता है जी। बहुत सारे। और जैसे लास्ट ईयर का कट ऑफ जो हमारे 2 बैच थे, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस, तो सेल्फ फाइनेंस का जो एंड कट ऑफ बैठा था वो समथिंग अराउंड 25 था, 100 में से 25, जो सीरियसली बहुत कम होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत ऐसे बच्चे थे जो बिना कुछ भी नहीं आता था, जो फर्स्ट मंथ तक बहुत स्ट्रगल करा उन्होंने, लेकिन इंशाल्लाह उनकी मतलब तब मेहनत करी उन्होंने, तो उस मेहनत का ऐसा रंग दिखा कि वो हमारे बैच के टॉपर्स भी बने। मॉक्स में उन्होंने सबसे बढ़िया अटैम्प्ट उनका रहा जी। तो ये भी बात रही, ऐसा नहीं है कि कोई क्रीमी बच्चों को लिया जा रहा है, वो एंट्रेंस एक तरीका है जिससे हम एक सिस्टमेटिक वे में बच्चों को एडमिट करते हैं अपनी कोचिंग में। वो कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम बस बहुत अच्छे बच्चों को ले रहे हैं। वही मैं अहमद के बात पे ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे कोचिंग में मदरसा बैकग्राउंड के भी लड़के थे जी, और वो आए थे तो काफ़ी कंफ्यूज थे कि कैसे क्या करना है, काफ़ी वो थी डाउट्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रेगुलर बैच में हैं, जामिया के रेगुलर बैच में पढ़ रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ऐसा कुछ है नहीं कि आप क्रीम बच्चे ही महफिक लेती है, और लड़के यहाँ पे आके बनते हैं, ये चीज़ है। अब उनकी जो असली क्वालिटी है, जो उनका पोटेंशियल है, वो यहाँ पे आके दिखता है, उसे हार्नेस किया जाता है जी। तो हमारा इसके आगे जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि क्या लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन या एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए हमें कोचिंग ज्वाइन करना कंपलसरी है? क्या हम सेल्फ स्टडी से टॉपर नहीं बन सकते? जी। तो इस पे थोड़ा आप रोशनी डालिए। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं भी फ़र्स्ट ईयर जब मैंने दिया था जामिया का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने ये इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या मेरी कमी रही, क्या मैंने कहाँ पे लैग किया। तो मुझे सबसे बड़ी यही लगी कि मुझे गाइडेंस नहीं मिला था कि कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, क्या रोड मैप होना चाहिए। तो
कोचिंग का यही है कि आपको एक वो डायरेक्शन दे देती है बिल्कुल। कि आपको इस रास्ते पे ही चलना है। आपको चलना तो खुद ही है, लेकिन कोचिंग का यही है कि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे देती है। जी। मुझे लगता है कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़्यादा मेहनत किया था, लेकिन यही है कि प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं किया था। जी। यहाँ पे एक डायरेक्शन मिल जाता है और एक कंसिस्टेंसी आप में आ जाती है कोचिंग की होने से। जी। तो ये चीज़ मैं कहना तो चाहूँगा। ओवरऑल अगर हम कहें तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक इन्वायरमेंट स्टडी का होना जी, काफ़ी ज़रूरी है, environment एक हो जाता क्योंकि है। उससे हमें एक कंसिस्टेंसी मिलती है। जी। और एंट्रेंस प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी ही मेन फैक्टर होता है, क्योंकि आपको डे बाय डे अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करना होता है। आप कंपटीशन में जा रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक स्टडी इन्वायरमेंट होना, एक गाइडेंस होना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है। हालांकि अगर कोई शख्स चाहे या कोई स्टूडेंट चाहे तो उसके अंदर ये अगर पोटेंशियल है, वो अगर सेल्फ स्टडी से अगर भी उसके क्लियर पास कर प्रॉपर सकता है। गाइडेंस है, जी। जैसे कि कुछ लोगों के भाई होते हैं, हम्म। कुछ होते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। जी, लेकिन बिल्कुल। वो स्टूडेंट जो कंफ्यूज्ड है, कुछ नहीं पता है, मेहनत करना चाहता है, तो वो हम्म। कोचिंग ले सकता है। जी, जैसा कि MFSC का भी ये पर्पस है। जी। हमारे फाउंडर एंड डायरेक्टर रागिब सर ने भी इस चीज़ को मेंशन किया कई दफ़ा कि MFSC का ये पर्पस नहीं है कि हमें एक कोचिंग मोनोपोली क्रिएट करनी है। जी। हमारे एक यही है कि हम इस लेगेसी को कंटिन्यू रखें, और लेगेसी हमारी ये है कि एक ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट बन सके जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर प्रिपरेशन कर सकें, जी। एक हेल्दी इन्वायरमेंट बने। और ये हेल्दी इन्वायरमेंट दिखती भी है कोचिंग जी, में। बिल्कुल। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। एक वो ऑफलाइन वाली फीलिंग आई, एक बच्चों में इंटरेक्शन था, जी, तो वो तो मैं कहूँगा कि एक लाइफ का एक बहुत ही अच्छा पार्ट गुजरा बिल्कुल। कि हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं। और कि ख़ास हम बात तैयारी ये भी कर है, रहे मैं हैं। मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे जो हमारी टीचिंग फैकल्टी है MFSC की, वो खुद GMI और अलग अलग लॉ फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने वो रास्ता देखा है। जी। तो मेरे हिसाब से तो कहना ये सही रहेगा कि जो जिस रास्ते से गया है तो वो और अच्छे से आपको और बता अच्छे से सकता है। बताएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर गाइडेंस, आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रॉपर गाइडेंस की मिल जी। जाती है। जो सिलेबस होता है BLLB का, चाहे हम बात करें GMI की या AMU की, तो उसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, लीगल एप्टीट्यूड हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। और एंट्रेंस प्रिपरेशन से पहले ही या एंट्रेंस प्रिपरेशन के दौरान ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर एक स्टूडेंट का सारे के सारे सेक्शंस मजबूत हों, उसको हर एक सेक्शन में एज हासिल हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि एज अ टॉपर आपकी रैंक भी अच्छा आई है आप लोगों की, आप दोनों की, तो आपका कौन कौन सा जो एरिया था वो स्ट्रेंथ में था, और कौन कौन से वीक एरियाज थे, और ख़ास तौर पर जो वीक एरियाज थे उसको आपने कैसे इम्प्रूव किया, कैसे टैकल किया? जी, अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो मेरी स्ट्रेंथ थी, तो मुझे लीगल सब्जेक्ट्स और इंग्लिश हुआ, ये सब, क्योंकि एक डेफिनेट वो था, लीगल है जी। तो आपको इतना लीगल पढ़ना है, और ग्रामर अपने सारा कवर कर लिया, वो क्या अब आप प्रैक्टिस करते रह रहे हैं, प्रैक्टिस के ऊपर है। बट जो करंट अफेयर है, मुझे लगता था कि मैं ही लैग कर रहा जी। हूँ, और मुझे जो भी मजबूत करना है तो अपना करंट अफेयर करना है। अच्छा। तो करंट अफेयर पे मैंने फोकस किया काफ़ी अच्छे से। मतलब मैंने करंट अफेयर के लिए बेसिकली एक प्रॉपर सोर्स ढूंढा। वो डेली कराते थे करंट अफेयर, वीकली, मतलब वीकली नहीं था वो। आजकल लोगों का ये भी होता है कि वो वीकली मंथली PDF पे रिलाई जी, करते जी। हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप जामिया के लिए फुल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेली करंट अफेयर फॉलो करना होगा। और अगर आप न्यूज़पेपर से कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आजकल डेली आप जो है प्रॉपर एक एनालिसिस होता है करंट अफेयर का, वो 1 घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है, उसको आप देखें। उससे आपकी जो करंट अफेयर भी कवर होती है, उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर होता है, और जो भी मैप्स वगैरह के क्वेश्चन हैं, और ये जामिया पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके ही आता है। आपको जी। ट्रेडिशनल बुक में उसके स्टैटिक जीके नहीं मिलेंगे, जैसे कि लूसेंट में हुआ है सब। तो मैंने उस पर फोकस किया और प्रॉपर नोट्स बनाए उसके, जो कि मुझे लास्ट जी। में एग्ज़ाम के वही फ़ायदा दिया। मैंने अच्छा। 5-6 बार अपने नोट्स रिवाइज़ किए और वहीं से फ़ायदा हुआ। और उसके साथ साथ आपका ये तो है, और इसके साथ आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो MCQs आते हैं और जो भी शॉर्ट वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब पे। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहें, जितना आप टाइम देंगे उतना आपका सही होगा। और माशाल्लाह से एट द लास्ट मेरा करंट अफेयर ही सबसे मजबूत पोर्शन था, अच्छा। और इसी वजह से मुझे इस एग्ज़ाम में फ़ायदा मिला। जी, तो हमारा सेम सवाल भी अहमद से है, तो आप भी थोड़ा बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या रही और वीकनेस क्या रही, और अपने वीक एरियाज़ को कैसे इम्प्रूव किया? वेल मेरे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे जिनमें मुझे इंटरेस्ट भी था, जी, जैसे इंग्लिश हो गया, GS, लीगल, बिल्कुल। तो इसमें मैं माशाल्लाह अच्छा स्कोर करता था। लेकिन जैसे अहद भाई के साथ बहुत बच्चों के साथ होता था कि हम करंट अफेयर्स में लैग करते थे, और वो रीज़न ये रहता है, उसका सबसे मेन रीज़न ये रहता है कि हमें पता नहीं होता है कि राइट करंट अफेयर्स क्या है, जो क्वेश्चन है हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या सोर्स है। तो
उसमें काफ़ी एक स्ट्रगल होता है। जी। उसे अगर आपने टैप इन कर दिया तो आपको पता करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके सबसे मेन यही रहता है कि आप पढ़ते रहें, बिल्कुल। कि आप करंट अफेयर्स में डेली कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ते रहते हैं तो फिर आपको धीरे धीरे खुद रियलाइज़ होने लगता है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या टॉपिक मेरे एग्ज़ाम से रिलेवेंट है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के भी आता है कि करंट अफेयर्स में यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे थे, ये स्फीयर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो रहता था। करंट अफेयर्स पे मैं एक ऐड करना चाहता हूँ पॉइंट जी। कि बहुत बच्चों का सवाल होता है कि डेली न्यूज़पेपर हम रीड करें या नहीं करें। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि न्यूज़पेपर आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। न्यूज़पेपर क्या होता है कि जो आपका फ्रंट पेज है या एडिटोरियल है, जी। जो भी कॉलम्स हैं, तब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है उसमें, जो चीज़ आपको करंट अफेयर मैगज़ीन में नहीं दिखती। मतलब जो करंट अफेयर मैगज़ीन में आपको दिखेंगी, अच्छा। न्यूज़पेपर में नहीं दिखेंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर चीज़ को कवर करे। तो यहाँ से एक आइडिया मिलता था कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आप क्या करें कि तब आप न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ेंगे तो कभी कभार होगा कि कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार उनका बात करी जा रही है न्यूज़पेपर में। जी। तो इससे आप समझें कि अगर कोई स्कीम है गवर्नमेंट की जो बार बार कभी फ्रंट पेज पे आ रही है, तो कभी उस पर कोई एडिटोरियल लिख रहा है या कुछ और बात उस पर आ रही है, साइड कॉलम्स में आ रही है, तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर जी। डिस्कशन होता रहता है। और न्यूज़ में क्या आपको करना है कि आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखती है या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती है, उस पर आपको फोकस करना है। आपको किस स्टेट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उस पर आप फोकस ना करें, तो इससे क्या होगा, आप पे बर्डन जो है पढ़ने का वो कम हो जाएगा। और आप देखेंगे कि एंट्रेंस पेपर में नेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन ही आते हैं, कोई डीप करंट अफेयर्स स्टेट से रिलेटेड नहीं आता है। तो इससे एक पॉइंट है, न्यूज़पेपर को बस एक उस तरीके से देखना है क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है। जिससे तब आप कोई करंट अफेयर की मैगज़ीन हो गई, जैसे जीके टुडे कुछ पढ़ रहे हैं या 24/7 अड्डा जो है, एक क्लाउड अफेयर्स है, उसमें से फिर आप उसे तब देखेंगे कि हाँ ये टॉपिक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये बुलेट पॉइंट है, इस पे अब क्वेश्चन में सही से याद है, सही से पढ़ूँ। जी। अब क्योंकि सेक्शंस की बात ही हो रही है करंट अफेयर्स की, लॉजिकल रीजनिंग की, तो आप थोड़ा इस पे भी रोशनी डालें कि लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को कैसे टैकल किया जाए, और आपको कोचिंग में किस तरीके से इसके लिए प्रिपरेशन कराई गई, और आपने भी कैसे क्या स्ट्रेटजी अपनाई इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए। लीगल एप्टीट्यूड का तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो अब जामिया का जो पेपर का ट्रेंड है वो इस सेंस में हो रहा है कि वो लीगल नॉलेज कम पूछ रहे हैं। अच्छा। अब पेपर में आप देखेंगे कि लीगल पोर्शन कम होता जा रहा है, आता है अभी भी, बट वो सेंस में नहीं आता है जिस तरह से और क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। जैसे इंग्लिश में क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं जी। करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं वो। जी। तो लीगल में आपको सिर्फ अपना बेस क्लियर करना है, जो फंडामेंटल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है। आपको बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसके लिए कोई भी सोर्स आप ले सकते हैं, कोई भी क्लैट की बुक, और उसमें से प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, सिर्फ वो नहीं करना है अच्छी तरह से। जी। बाकी फिर आप अपने इंटरेस्ट पे है कि आप उसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे उसे प्रोसीड करना चाहते हैं उस फील्ड में, तो आप पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग के लिए आप क्या बताना चाहिए। रीजनिंग के लिए तो बुक्स आती हैं, RS अग्रवाल है जी। वो एक अच्छी बुक है, या और भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स आती हैं, जैसे लोग CDS या एग्ज़ाम देते हैं या SSC CGL का पेपर देते हैं, तो उसमें जो मैथ्स की रीजनिंग होती है वो समवट सेम होती है, इक्वल होती है। अच्छा। तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी। और ज़्यादा उसमें भी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे परसेंटेज, एवरेज या हाइट एंड डिस्टेंस और टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, ये कुछ जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसे आप प्रैक्टिस करिए। और वो भी एग्ज़ाम से 1 महीना पहले। मैं तो यही करता था कि पहले से करके मत चलिए, आप एग्ज़ाम्स में तब कुछ ही वक्त रह जाए तो उसी वक्त उनको टॉपिक्स को कुछ छोड़ें। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे रखें आप जो एंट्रेंस से पहले ही आपको जस्ट करने हैं, जिससे वो आपके माइंड में फ्रेश रहें। जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स आपको अभी से करके ज़रूरत नहीं है, तब एंट्रेंस आ रहा हो तो कुछ हफ्तों पहले, 2 हफ्ते, आधा महीना, 1 महीना पहले आप मैथ्स को लेके बैठें, रीजनिंग को, और जो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स है उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, तो आपकी इंशाल्लाह आपका उसमें एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। जी। चूँकि आपने अभी यहाँ पर रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड कवर कर दिया है, तो हम अब आज से जो है अगले सेक्शंस के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे कि आप थोड़ा ये बताइए कि इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से की जाए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को परेशानी होती है इंग्लिश में, खास करके वोकैब में, तो इस पे आप थोड़ा बताइए। अब वोकैब में भी जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो उतना अच्छा नहीं था मेरा वोकैब।
तो इसलिए मैंने सबसे ज़रूरी ये है इंग्लिश के लिए। और अगर हम जामिया की भी बात जी। करें तो जामिया वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि ग्रामर पे। और AMU में भी वोकैब जो है थोड़ा ज़्यादा आता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक चीज़ होता है प्रैक्टिस। जी। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5-6 महीने में आपका वोकैब काफ़ी अच्छा हो सकता है। अच्छा। तो मैंने इसके लिए एक वर्ड पावर मेड ईजी बुक होती है, अच्छा। वो लिया। और उसके साथ साथ 2-3 यूट्यूब चैनल हैं, उनसे करीब 60-70 अप्रॉक्स वीडियो मैंने देखा, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए। तो वहाँ से भी मेरी वोकैब बढ़ी, और इस वर्ड पावर मेड ईजी बुक से भी बढ़ी। जी। और टेलीग्राम पे होते थे क्विजेस होते थे, इसके क्विजेस होते MFSC की थे, भी। MFSC की क्विजेस जी। होते थे। तो ओवरऑल हर जगह से प्रैक्टिस करिए आप, जी। और प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एट द लास्ट आपको रिज़ल्ट दिखेगा ही दिखेगा। बिल्कुल। तो मैंने भी यहीं से प्रिपरेशन की, कुछ सोर्सेज था और यहीं से प्रिपरेशन की इंग्लिश की, और काफ़ी अच्छा हुआ। इंग्लिश में मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, जी। क्योंकि जैसे AMU के पर्सपेक्टिव में हम्म। इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई AMU के पेपर के लिए नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट करेगा जी। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट करीब 50 क्वेश्चंस इंग्लिश सब्जेक्ट से ही होंगे अच्छा। मिनिमम। तो आपको अपनी इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो टॉपिक्स होते हैं, आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको पता चलेगा जैसे फिल इन द ब्लैंक सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, करीब 25 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन, और फिर सिनोनिम एंटोनिम। ऐसे टॉपिक्स को हायरार्की में सेट करिए कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे किसे देनी है, फिर सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे किसे रखना है। करना सब है आपको, लेकिन प्रायोरिटी वाइज। जिससे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको एक एज मिलता है, क्योंकि आप सब इक्वली अगर उससे अटेंशन देंगे तो जाहिर सी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिवली उसे कम अटेंशन मिली, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा पढ़ना था, आपने सबसे ज़्यादा नहीं पढ़ा उसे। तो इस पर भी ध्यान दीजिए। और मैं कहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट इवन इंग्लिश, सब सब्जेक्ट्स पे ऑनलाइन कंटेंट बहुत है अवेलेबल। इंटरनेट आपके लिए सबसे बड़ा एसेट है। तो इस पे जितना आप सर्च कर सकते हैं, जितना आपको कोई भी कंटेंट मिलता है, कोई भी मटेरियल मिलता है, उसे आप यूटिलाइज़ करें, आप उसे पढ़ें। और जैसे कुछ और एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे CDS का एग्ज़ाम होता है, जैसे मैंने कहा, और SSC CGL। अब आपको जामिया के रिलेटेड तो ऑनलाइन कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम एग्ज़ाम्स हैं, CDS हो गया, SSC CGL हो गया, इनकी जो इंग्लिश के पेपर्स हैं, मॉक पेपर्स मिलेंगे फ्री में, या कोई भी आपको क्विज़ मिलते हैं, तो उन्हें अटैम्प्ट करिए। और प्रैक्टिस पे ही होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश में तो है ही, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस पे बेस्ड होते हैं। और वोकैबलरी भी आपकी प्रैक्टिस पे ही आएगी। और जैसे न्यूज़पेपर हो गया, तो एक वोकैबलरी का भी उसमें पार्ट ऐड रखिए कि जब भी आप एडिटोरियल पढ़ें तो उसमें एक क्वेश्चन, मतलब एक वर्ड, सिर्फ 1 या 2 वर्ड, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 वर्ड आपको उसमें से निकालने हैं जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, और फिर उन्हें याद करना है, नोट डाउन करना है कहीं। और हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में करना। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ें सिस्टमैटिक वे में, जिससे क्या होगा, आपका सीरियसनेस दिखती है। जैसे मैं, आहद हो गए, हम लोग सिस्टमैटिकली पढ़ते थे कि आज हमें ये पढ़ना है, आज हमें ये करना है, और अगर कर लिया उसे, क्वेश्चन कोई टॉपिक हमने कवर कर लिया, तो उसे नोट डाउन करते हुए चलें कि आज मैंने ये पढ़ लिया, इस तारीख को मैंने ये अटैम्प्ट कर लिया क्वेश्चन। जिससे आपको क्या होगा, एक हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड कि हाँ आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या अब रह गया। जी। तो सेंस। तो मेरा एक और अगला क्वेश्चन है कि MAFSC किस तरीके से डिफरेंट है बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से? MAFSC एक्चुअली मैं कहूँगा वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं है। अच्छा। इट्स समवट एक अलग ही फीलिंग है उस जी। माशाल्लाह हमारे इस इंस्टीट्यूट में। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि हमारा कोई बिज़नेस ड्रिवन आइडिया नहीं है ये। बिल्कुल। ये एक बहुत एथिकल और मोरल कॉज है कि जो मार्जिनल स्टूडेंट्स हैं, हम उनका बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, जी। कि जिन्हें एजुकेशन जो महंगी महंगी कोचिंगों में लाखों की फ़ीस दे के नहीं पढ़ सकते। और कंपटीशन इस लेवल का हो चुका है जामिया का, जो सभी जानते हैं कि बहुत बच्चे मतलब अपने दम पे नहीं कर पाते हैं, कि जहन अल्लाह ताला ने अगर इतना नहीं दिया है कि वो अपने मदद पे कर सके। तो उसके लिए माफिक ने अपना ये स्टार्ट करा, इंसेप्शन हुआ माफिक का। और सबसे प्लस पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो ये है कि हमारे सीनियर्स ही हमें पढ़ाते हैं। जो बच्चे प्रीवियस ईयर्स में सेलेक्ट होकर आए, तो उनका एक्सपीरियंस, उनका पोटेंशियल वो दूसरे बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। बिल्कुल। और जो सीरियसनेस माफिक में पढ़ाने के लिए है कि बच्चों को करना ही है। और जो बच्चों में भी बात फिर आती है, क्या होता है ना, जैसे अब माहौल पे डिपेंड करता है। अगर आपको वो इन्वायरमेंट मिल जाए, तब बच्चे आप देख रहे हैं कि आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
वो इंडिविजुअल उस पर इफेक्ट पड़ता है। अब एक इसलिए मैफेक इसलिए भी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे बच्चों में और एज वेल एज टीचर्स में इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे टीचर्स हर एक स्टूडेंट को देखते हैं कि लड़का कैसा कर रहा है। वाइवा होता है, वीकली वाइवा होता था, कैब सर के वाइवा होता था, और क्लास चल रही है तो उसमें किसी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता था। ये चीज़ अब बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होती है। लड़का क्या कर रहा है, सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अब वो अपना काम करे, उसे पढ़ना है पढ़े, लेकिन ऐसा इस मैफेक में नहीं था। तो ये चीज़ यहाँ पे थी। बच्चों में भी एक था कि मुझे कल वाइवा है, कल सर कुछ पूछ लेंगे तो उसके लिए भी पढ़ना है, तो ये चीज़ होता था। तो एक प्रॉपर एक ऑफलाइन क्लास की तरह सारी चीज़ें थी, एक प्रॉपर फैमिली थी यहाँ पर। तो जैसे कि आप सबको भी पता है कि अभी 2 दिन पहले ही या कुछ दिन पहले हमारी जो नोटिफिकेशन है जो ऑन नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस ओकेशन पे हमारी एक नोटिफिकेशन भी जारी हुई है जिसमें हमने अप्रॉक्सीमेट एक डेट बताई है, और उस अप्रॉक्सीमेट डेट के अकॉर्डिंग जो हमारे फॉर्म्स हैं वो नवंबर लास्ट तक आ जाएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है वो भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है कि जो MFSC एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्या वो मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है या उसके लिए क्या अलग से एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? नहीं, अलग से कुछ नहीं, एक ईजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम है MFSC, और इससे आपको अगर प्रिपरेशन करनी है, एंट्रेंस देना है, तो इसके लिए बस आप बेसिक्स अपने क्लियर करें। जितने भी बेसिक्स होते हैं एक एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट को पता होने चाहिए, वो बेसिक आप अपने बुक से, लूसेंट है और किसी से भी बेसिक अपने क्लियर कर लें। और ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम आता है, कट ऑफ भी काफ़ी कम पिछली बार भी गए थे, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप अपने बेसिक्स सिर्फ क्लियर करें। तो हम चाहेंगे आप थोड़ा MFSC एंट्रेंस की जो सिलेबस है उस पर रोशनी डालें कि कौन कौन से सेक्शन। पहली बात यह है कि आपको घबराना नहीं है। ये एंट्रेंस का नाम सुन के आपको लगने लगे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे करना है, टफ़ तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो बस एक सिस्टमेटिक वे है हमारा टू एडमिट स्टूडेंट्स इन आवर कोचिंग, और पेपर इजी टू मॉडरेट, जैसा आदने का इजी टू मॉडरेट ही होगा। हम बच्चों का ख्याल रख के पेपर बनाते हैं कि उन्होंने पहले से नहीं पढ़ा है। हमारा यही आइडिया होता है कि उन्हें ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है। तो उसके लिए आपको बस कुछ जो बुक्स हैं जैसे लूसेंट हो गई, मनोहर पांडे हो गई, छोटी मोटी जो बुक्स कॉमन है लोगों में पढ़ते हैं, आप होंगे भी, तो उनसे ही आपको बस पढ़ना है, अपना बेस क्लियर करना है, ज़्यादा टफ़ नहीं होगा। और जो पेपर है हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और 0.25 का नेगेटिव। इसका पेपर का जो मार्किंग स्कीम है बिल्कुल सेम है जैसे जामिया MU कराता है, तो कोई डिफरेंट नहीं है। और जैसा जामिया का पेपर सेट होता है कि जिसमें वो GS और करंट अफेयर्स को ज़्यादा तवज्जो प्रायोरिटी देते हैं, तो वैसे ही हमारा होगा। इंग्लिश होगा, लीगल नॉलेज होगी, बहुत कम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस मतलब इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इंडो इस्लामिक कल्चर जो आपको लूसेंट में मिल जाएगा, वही पे सिलेबस का ही आपका पार्ट है मेडिवल हिस्ट्री का। और मैथ्स होगी। तो ये वही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप पहले से ही मुखालिफ आपको लाइक पता है। तो मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि जो MFSC का जो एंट्रेंस है वो नॉर्मल एक कह सकते हैं छोटा सा टेस्ट है बेसिक लेवल का, जहाँ पर स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाता है। हमारा जो अगला यहाँ पर सवाल है आपसे वो ये है कि आप थोड़ा ये बताइए, क्योंकि आपने JMI भी अटेम्प्ट किया है, MU भी अटेम्प्ट किया है, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई ख़ास डिफरेंस हमें देखने को नज़र आता है सिलेबस में? जी, दिखने को तो बहुत डिफरेंस है MU और JMI में। जैसे JMI जामिया का जो पेपर होता है, करंट अफेयर्स उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि आपको करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर GS है। लेकिन जो MU है वो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देता है, और फिर कुछ मार्किंग का भी असर पड़ता है जो टोटल मार्क्स हैं। जैसे JMI का 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और MU का 100 मार्क्स का होता है। तो कई बार देखा गया है कुछ बच्चे होते हैं जो 150 में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, 100 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, और कुछ 100 में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, 150 में नहीं कर पाते हैं। ये एक थोड़ा पता नहीं क्यों होता है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस में आते हैं। अगर 150 में आते हैं अच्छी बात है, दोनों अगर आप कर पाते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये होता था, जैसे मेरे साथ होता था कि मैं 100 के क्वेश्चन पेपर में अच्छा परफॉर्म करता था, 150 में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी, तो उसका एक असर पड़ता था जी। और एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं, जो लाइक है मेरे दिमाग में भी, कि अपनी प्रिपरेशन एक माइंडसेट के साथ बनाइए कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे। जैसे अहद भाई ने बोला था कि एक ज़िद है कि हाँ मुझे करना ही है, मुझे जामिया में आना ही है, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, तो वो आपका माइंडसेट होना चाहिए। और बात ये होती है कि सिर्फ ये नहीं सोचना है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि
कट ऑफ बहुत पूछते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, माफिक से भी रिलेटेड कट ऑफ क्या रहेगा, माफिक एंट्रेंस का, ये सब। आप कट ऑफ की फ़िक्र मत करिए, आप सोच के बैठिए 100 का क्वेश्चन है 90 से कम नहीं लाऊंगा, जी पहले से ही सोच के बैठिए। क्यों नहीं आ सकते, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आज के ज़माने में। तो अगर आप पहले से एक माइंडसेट बना के आएंगे कि मुझे टॉप करना है एग्ज़ाम में, तो ऑफ कोर्स आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये बात मैंने एक्सपीरियंस से देखा कि मैंने तब GMI का पेपर दिया, तो मेरा ऐसा इतना अच्छा माइंडसेट नहीं था कि मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। बस ये सोच के बैठे हुए थे कि हाँ कट ऑफ से ऊपर आ जाए, कट ऑफ से ऊपर आ जाए, तो बस कट ऑफ के आसपास ही रहे। अच्छा परफॉर्म जो हो सकता था वो नहीं हुआ। लेकिन फिर तब AMU का पेपर आया तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, तो माशाल्लाह रैंक आई। तो उसका एक इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप माइंडसेट अच्छा बना के रखिए एक अच्छे लेवल का। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लगभग सारे सवालात के आप लोगों ने अच्छे से जवाब दिए। आई होप आप लोगों का भी जो सवाल है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा स्क्रीन पर एक नंबर भी आ रहा होगा, मेंशन हो रहा होगा, वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू हमसे क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और हमारी जो वेबसाइट है MAFECdelhi.org उस पर विज़िट करते रहिए, ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, फॉर्म्स के रिगार्डिंग, वो सब मिलती रहे। वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।